30। सिसिली में अपने बनवास के 5 महीने कट चुकने के बाद अंत में माइकेल को अपने पिता का चरित्र और प्रारब्ध समझ आने लगा। तब वो ल्यूका ब्रासी जैसे लोगों को, क्लेमेंजा जैसे जालिम सेनापति को और अपनी मां की उस विकट स्थिति में निहित उसकी भावनाओं को समझने लगा। क्योंकि उसे सिसिली आकर दिखाई दिया कि अगर उन्होंने अपनी किस्मत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा न कर दी होती तो उनकी स्थिति क्या होती। तभी उसकी समझ में आया कि डॉन हमेशा क्यों कहा करता था, हरमी का केवल एक ही प्रारब्ध होता है। अब वो कानूनी सरकार के प्रति तिरस्कार की भावना को समझने लगा। अब वो समझने लगा कि शांति भंग करने वाला व्यक्ति घृणा का पात्र क्यों बन जाता था। पुराने कपड़े पहने हुए माइकेल को पालेरमो के डाकयार्ड से जलियान द्वारा उसे सिसिलियन आइलैंड के भीतर भाग में पहुंचा दिया गया था। वह भाग उस क्षेत्र में हृदय की तरह महत्वपूर्ण था और उस पर माफिया का नियंत्रण था। वहां का माफिया चीफ किन्हीं पुरानी सेवाओं के बदले में उसके पिता का बड़ा एहसानमंद था। उसी क्षेत्र में कार्लोन नाम का गांव था, जहां से निष्कासित होने पर जिसके नाम पर उसे डॉन ने अपना नाम रखा था। लेकिन वहां डॉन का कोई भी संबंधी जीवित नहीं था। औरतें बूढ़ी होकर मर चुकी थीं और मर्द या तो बदले की भावना की बलि चढ़ गए थे या वहां से अमेरिका या ब्राजील जैसे स्थानों पर रहने चले गए थे। बाद में माइकेल को पता लगा कि उस बेहद गरीब ग्रामीण क्षेत्र में विश्व के किसी भी भाग के मुकाबले में सबसे ज्यादा हत्याएं होती थीं। माइक के रहने का प्रबंध वहां के चीफ के एक अंकल के घर मेहमान के तौर पर किया था। वो अंकल, जो 70 से ऊपर आयु का था, उस क्षेत्र का डॉक्टर भी था। स्वयं माफिया चीफ भी 60 के घेरे में था। उसका नाम डॉन तोमासिनो था और वह सिसिली के एक बड़े ऊंचे परिवार की स्टेट का एक तरह से ओवरसियर था। उसका काम था जिस जमीन पर खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, उस पर गरीब लोगों को अधिकार न करने देना, स्टेट को उनकी कैसी भी दखलंदाजी से बचाए रखना आदि। संक्षेप में ओवरसियर एक माफियोसो होता था जो एक मोटी रकम के बदले में धनी लोगों की संपत्ति को गरीबों की किसी भी कानूनी या गैर कानूनी दखलंदाजी से सुरक्षित रखता था। जब कोई गरीब किसान उस कानून की दुहाई देने लगता था जिसके अंतर्गत उसको बंजर जमीन खरीदने का अधिकार होता था, तो ओवरसियर माफियोसो उसे जान से मार देने की धमकी देकर भयभीत कर देता था। वो बहुत सरल काम था। डॉन तोमासिनो उस क्षेत्र में जल के अधिकारियों पर भी नियंत्रण रखता था और रोमन सरकार द्वारा उस क्षेत्र में कोई नया जलाशय नहीं बनने देता था। ऐसे जलाशय बन जाने से पानी की कमी घट सकती थी और उसका खेतिहरों को अपने कुओं से पानी बेचने का व्यवसाय नष्ट हो सकता था जो सालों की मेहनत के बाद स्थापित किया गया था। वैसे डॉन तोमासिनो पुराने विचारों का माफिया चीफ था और मादक पदार्थों के व्यवसाय में और वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में उसकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। इसी कारण से वह पालेरमो जैसे बड़े शहरों के माफिया लीडरों के मुकाबले में अपने आप को बहुत पीछे पाता था। उन नए लोगों को, जो अमेरिकन गैंगस्टरों से प्रभावित थे, किसी भी व्यवसाय में कोई आपत्ति नहीं थी। माफिया चीफ एक भारी भरकम मी था। उसका आकार ही स्थूल के लोगों को भयभीत कर देने के लिए काफी था। उसकी सुरक्षा में माइकेल को किसी प्रकार का खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी वास्तविकता को गुप्त रखा गया था। इसलिए माइकेल की जिंदगी डॉन के अंकल डॉक्टर टाजा की स्टेट की चारदीवारी में ही सीमित होकर रह गई थी। डॉक्टर टाजा एक लगभग 6 फुट लंबा, सन जैसे सफेद बालों वाला सिसिलियन था। उसकी आयु 70 से अधिक थी, लेकिन अभी भी वो कमसिन वेश्याओं पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हर सप्ताह पालेरमो जाता था। डॉक्टर टाजा का दूसरा कार्य था अध्ययन करना। वह जो कुछ पढ़ता था उसको अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाता जरूर था। ऐसे लोग अधिकतर उसके रोगी ही होते थे जो कि या तो अनपढ़ खेती मजदूर होते थे और या गर्रिए होते थे। स्थानीय लोग उसे बेवकूफ़ कहते थे। किताबों की पढ़ाई का उन अनपढ़ लोगों को क्या लाभ होने वाला था। शाम को डॉक्टर टाजा, डॉन तोमासिनो और माइकेल उस बड़े बाग में बैठा करते थे जो संगमरमर की कई विशाल प्रतिमाओं से सजा हुआ था। डॉक्टर राजा को माफिया की कहानियां सुनाने का शौक था और माइकेल के रूप में उसे एक बड़ा मंत्रमुग्ध श्रोता मिला हुआ था। कभी कभी डॉन तोमासिनो भी मद भरी हवा, शराब और खूबसूरत बाग से प्रभावित होकर अपने निजी अनुभव की कहानियां कहने लगता था। डॉक्टर टाजा की कहानियां कहानियों होती थीं, लेकिन डॉन की कहानियां वास्तविकता होती थीं।
बाग में होने वाली उन महफिलों में माइकेल की उस बुनियाद से परिचित हुई जिसमें उसका पिता पनपा था। उसे मालूम हुआ कि आरंभ में माफिया शब्द का अर्थ था शरण देने वाला। फिर यह उस गुप्त संगठन का नाम बन गया जिसका जन्म उन बादशाहों से लड़ने के लिए हुआ था जिन्होंने सदियों से उस देश को और उसके निवासियों को अपने जूते के नीचे दबाकर रखा हुआ था। सिसिली यह जगह थी जिसके साथ इतिहास की किसी भी अन्य जगह के मुकाबले में सबसे अधिक बीभत्स बलात्कार हुए थे। वहाँ के जमींदार तबके ने, शाहजादों ने और कैथोलिक चर्च के महंतों ने वहाँ के गडरियों और खेतिहरों को पूरी तरह अपने पांवों के नीचे दबा रखा हुआ था। पुलिस भी उन शक्तिशाली लोगों की गुलाम थी और इसी कारण उसका उस समाज में ये सम्मान था कि किसी को पुलिसिया कहना वहाँ सबसे गंदी गाली माना जाता था जो एक सिसिलियन दूसरे सिसिलियन को दे सकता था। ऐसे नृशंस अत्याचारों से त्रस्त लोगों ने ये सबक सीखा था कि उन्हें अपना क्रोध किसी पर स्पष्ट नहीं करना चाहिए और न ही अपने मन में उमड़ती घृणा की भावना को हवा लगने देनी चाहिए। ऐसी सावधानी न बरतने पर उन्हें कुचल दिया जा सकता था। वे कभी किसी को धमकी नहीं देते थे क्योंकि ऐसी धमकी का खतरनाक परिणाम हाथ के हाथ सामने आ सकता था। उन्होंने सीखा था कि समाज उनका शत्रु था। वे उन अंडरग्राउंड विद्रोहियों के पास जाते थे जो माफिया के नाम से जाने जाते थे। माफिया ने अपनी शक्ति को और सिक्केबंद बनाया, खामोशी का कानून बनाकर जो ओमरता के नाम से जाना जाता था। सिसिली के गांव में यदि कोई आदमी किसी समीप के नगर का रास्ता पूछता था तो कोई भी उसे उत्तर तक देने की शिष्टता नहीं दिखाता था। और माफिया का कोई सदस्य जो सबसे बड़ा अपराध कर सकता था वह था पुलिस को उस मी का नाम बताना जिसने उसको अभी अभी गोली मारी थी या उसके साथ कोई अत्याचार किया था। उम्रत खामोशी का कानून लोगों का धर्म बन गया। यदि किसी औरत के पति की हत्या कर दी गई हो तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह अपने पति के हत्यारे का नाम पुलिस को बताए। इसी प्रकार कोई अपने बच्चे के हत्यारे का या अपनी बेटी से बलात्कार करने वाले का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाता था, क्योंकि अधिकारियों से कभी इंसाफ नहीं हासिल होता था। इसलिए लोग हमेशा शुभचिंतक माफिया के पास जाते थे और कुछ सीमा तक माफिया ने इस उत्तरदायित्व को पूरा किया भी था। आपातकालीन स्थिति में लोग अपने स्थानीय माफियोसों के पास जाते थे। वो उनका समाजसेवी था जो उनका संरक्षक था और उनको हर तरह की सहायता करता था। लेकिन जो बात डॉक्टर टाजा ने नहीं बताई और जो आने वाले महीनों में माइकेल ने स्वयं समझी, वो ये थी कि सिसिली में माफिया पैसे वाले लोगों की गैर कानूनी बांह बन गया था। ये कानूनी और राजनीति के ढांचे की रक्षा करने वाली 2 नंबर पुलिस बन गया था। माफिया संगठन बन गया पूंजीपतियों का गुलाम और साम्यवादियों का विरोधी। वो संगठन छोटे धंधों पर भी अपने टैक्स लागू करने लगा और उनको वसूली करने लगा। डॉक्टर टाजा पालेरमो में हर सप्ताह जिस वेश्यालय में जाता था वहां उसने माइकेल को भी ले जाना चाहा, लेकिन माइकेल ने करा हत्या के बाद क्योंकि उसे तुरंत वहां से भाग आना पड़ा कि जबड़े का कोई उचित उपचार नहीं हो सका था जो कि 12 चेहरे के बाएं भाग में मारे भैंसे की गार था। जबड़े की डिग दूसरे से फंस गई थी कि उधर से उसका मुंह रेड़ा हो गया था और बड़ा लगता था। अपने चेहरे से उसे हमेशा बहुत रुचि रही थी, इसलिए अपनी पर वह अपनी आशा से अधिक परेशान न हुआ था। दर्द तो आई गई और उसने कोई विशेष परवाह भी नहीं की थी। डॉक्टर राजा द गोलियां दे दी थी जिन्होंने दर्द को नष्ट कर दिया था। टाजा ने कहा था कि यह उसके जबड़े की चिकित्सा कर सकता था, लेकिन माइकेल ने मना कर दिया था। उसे वहां रहते इतना समय हो गया था कि यह बात समझ सकता था कि डॉक्टर टाजा शायद सारे सिसिली में सबसे घटिया डॉक्टर था। डॉक्टर टाजा अपनी डॉक्टरी की किताबों के अलावा सब कुछ पढ़ता था। डॉक्टरी की किताबों के बारे में जह अपने मुंह से कहता था कि वे उसकी समझ में नहीं आती थीं। उसने अपनी डॉक्टरी की सनद भी एक माफिया चीफ की सहायता से हासिल की थी जो उसे परीक्षा में पास होने लायक नंबर दिलाने का प्रबंध करने के लिए विशेष रूप से पाले लिया गया था। इसी से पता चलता था कि सिसिली के समाज की रगों में किस प्रकार माफिया विष की तरह फैल रहा था। वहाँ काबिलियत की कोई कीमत नहीं थी। जो पेशा आप अख्तियार करना चाहते थे वह आपको माफिया गॉड फादर की तरह से उपहार के रूप में प्राप्त हो जाता था। माइकेल के पास सोच विचार के लिए बहुत समय था।
दिन में वह गॉक के क्षेत्र में सैर करने निकल जाता था, लेकिन डॉन तोमासिनो की एस्टेट के 2 गडरिये हमेशा परछाई की तरह उसके साथ लगे रहते थे। वैसे गडरिये किराए के हत्यारों के रूप में माफिया द्वारा चुने जाते थे। वे हत्या केवल जीवित रहने के लिए पैसा कमाने की खातिर करते थे। माइकेल ने अपने पिता की संगठन के बारे में सोचा, अगर वह तरक्की करती गई तो वह भी वही पार्ट अदा करने लगेगी जो कहीं आइलैंड पर हो रहा था। वह ऐसा जहर फैलाती कि सारा देश भर बारको सिसिली तो पहले ही भूतों का घर बना हुआ था। वहां के आभी तो यहीं से भर निकलकर विश्व के हर देश में जाकर बस रहे थे, ताकि वे अपन सके या और कुछ नहीं तो अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता लाने के अपराध में मौत का शिकार हो जाने से तो बच सके। अपनी लंबी सैर में जो बात माइकेल को सबसे ज्यादा वह थी वहां की अद्वितीय सुंदरता। वो फलों से लदे फलों से उसे था तो उसे बड़ी अनोखी अनोखी शक्लों में पत्थरों से फूटक झरनों के दृश्य दिखाई देते थे। वहां के घर पुराने रोमन किलों के आकार के बने हुए थे। उनके प्रवेश द्वार के ऊपर की मेहराब संगमरमर की बनी होती थी, जिनमें खूब बड़े कमरे होते थे, लेकिन जो या तो वक्त की मार से नष्ट हुए जा रहे थे और या उनमें भीड़ें रहती थी। दूर क्षितिज पर पहाड़ियों की चोटियों का अपना ही आकर्षण होता था। हरियाली उन पहाड़ियों के साथ गले के हार की तरह लिपटी होती थी। कई बार वह पैदल चलता हुआ कार्लोन गांव तक पहुंच जाता था। कार्लोन गांव एक ऊंची पहाड़ी की चोटी में बसा हुआ था और वहां 18,000 लोग रहते थे। पिछले वर्ष उस गांव में 7 हत्याएं हुई थीं। ऐसा लगता था कि जैसे मौत की परछाई उस गांव पर हर क्षण मंडराती रहती थी। उस गांव के आगे घना जंगल था। उसके 2 गडरिये अंगरक्षक हमेशा अपनी लुपारा नामक शॉटगन से लैस रहते थे और वे कभी भी माइकेल का साथ नहीं छोड़ते थे। वो खतरनाक सिसिलियन शॉटगन माफिया का प्रिय हथियार था। सिसिली से माफिया का सफाया करने के लिए मुसोलिनी ने जिस पुलिस चीफ को तैनात किया था, उसका पहला आदेश ये था कि सिसिली की सारी पत्थर की दीवारें इतनी गिरा दी जाएं कि उनमें से कोई 3 फुट से ज्यादा ऊंची न रहे, ताकि लुपारा से लैस हत्यारे अपने शिकार पर उनकी ओट में से छिपकर वार न कर सके। जब इसमें कोई विशेष लाभ न हुआ तो पुलिस ने हर व्यक्ति को जिस पर माफियोसो होने का शक होता था, वहां से निष्कासित करना शुरू कर दिया। जब सिसिली स्वतंत्र हुआ तो अमेरिकी सेना के अधिनायकों ने ये निर्णय लिया कि पुरानी फैशिस्ट सरकार द्वारा जो भी व्यक्ति बंदी बनाया गया था, वह देशभक्त था। इस प्रकार कई पुराने माफियोसो गांवों में मेयर बन गए। कई सैनिक सरकार के 2 भाषिए बन गए। सौभाग्य के उस दौर में माफिया को अपने आप को फिर संगठित करने का अवसर मिला और फिर माफिया संगठन पहले से अधिक शक्तिशाली और भयानक बन गया। लंबी सैर, रात को तीखी मदिरा की पूरी बोतल और बढ़िया भोजन माइकेल को रास्ते में बड़ी सहायता करती थी। डॉक्टर टाजा की लाइब्रेरी में इटालियन भाषा की पुस्तकें थीं और हालांकि माइकेल इटालियन बहुत अच्छी तरह बोलता था और कॉलेज में इटालियन भाषा उसके काज में थी, लेकिन फिर भी उन पुस्तकों को वह बड़ी कठिनाई से पढ़ पाता था। उसके बोलने का अंदाज ऐसा हो गया था कि वो मूल रूप से उस क्षेत्र का निवासी चाहे न माना जाता, लेकिन फिर भी वो एक पक्का इटालियन अवश्य समझा जाता था। उत्तर में स्विस और जर्मन सीमा के पास के क्षेत्र का रहने वाला इटालियन। अपने चेहरे के विकृत हुए बाएं भाग के कारण भी वो उसी क्षेत्र का मौ लगता था। दवा दारू का कोई उचित प्रबंध न होने के कारण अंगों की उस प्रकार की विकृति इटली में आम बात थी। पैसे की कमी के कारण छोटी छोटी चोट का भी इलाज नहीं हो पाता था। वहां के अधिकांश लोगों के अंगों में इस प्रकार की विकृतियां थीं जो अमेरिका में साधारण शल्य चिकित्सा से या उचित डॉक्टरी चिकित्सा से सुधारी जा सकती थी। माइकेल के को अक्सर याद करता था। उसे उसकी मुस्कुराहट याद आती थी, उसका शरीर याद आता था और वह इस बात का अपनी अंतरात्मा पर बड़ा भारी बोझ अनुभव करता था कि विदा का एक शब्द भी कहे बिना कैसे जालियाना तरीके से वह उसे छोड़ गया था। ये बात बड़ी अजीब थी कि उन दोनों आदमियों की याद ने उसकी अंतरात्मा को कभी नहीं कचोटा था जिनका कि उसने कत्ल किया। उन दोनों में से सोलोजो ने उसके पिता को मार डालने की कोशिश की थी और कैप्टन मैक्लुस्की ने आजीवन के लिए उसके चेहरा विकृत कर दिया था। डॉक्टर टाजा हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था कि वह अपने चेहरे की उससे प्लास्टिक सर्जरी करा ले। वह ये बात तब तो विशेष रूप से कहता था जब माइकेल उससे दर्द दूर करने की दवा मांगता था। कभी कभी उसके जबड़े में भयंकर दर्द होता था।
डॉक्टर टाटा ने उसे समझाया था कि आंख के नीचे एक विशेष नस होती थी जो सारे चेहरे में फैली नसों के जाल का केंद्रबिंदु होती थी। वह नस माफिया के हत्यारों में बहुत लोकप्रिय थी। उसे वे अपने शिकार के चेहरे पर सुई की नोक जैसे तीखे बर्फ काटने वाले सुए से तलाश किया करते थे। डॉक्टर का विचार था कि शायद उसी नस में हड्डी का कोई टुकड़ा जा चुका था जो कि साधारण ऑपरेशन से निकाला जा सकता था और बार बार होने वाले दर्द से उसे मुक्ति दिला सकता था। माइकल ने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने कारण पूछा तो हंसता हुआ बोला, ये घर की यादगार है। और दर्द से उसे कोई खास शिकायत नहीं थी। उस दर्द की अपनी खोपड़ी में होने वाली चुभन का वह आदी हो चुका था। उस खाली और अलसाई सी जिंदगी के 7 महीने गुजर जाने के बाद माइकेल को बोरियत अनुभव होनी आरंभ हो गई। उस बीच डॉन तोमासिनो भी बहुत व्यस्त हो गया था और विला में कभी कभार ही दिखाई देता था। वह पालेरमो में पनप रहे उस नए माफिया संगठन से परेशान था जो कुछ नवयुवकों का गिरोह था और जो युद्ध के बाद एकाएक शुरू हो गए भवन निर्माण के कामों से खूब पैसा कमा रहा था। अपनी इस प्रकार कमाई दौलत के दम पर वे पुराने माफिया लीडरों पर अब हावी होने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें कि वे बड़े तिरस्कारपूर्ण ढंग से मुच्छलों के नाम से पुकारते थे। डॉन तोमासिनो अपनी बादशाहत को बचाए रखने की कोशिशों में बहुत व्यस्त था, इसलिए माइकल को उसकी सहायता नहीं मिल रही थी और उसे डॉक्टर टाटा की वही बार बार की सुनी हुई झूठ कहानियां फिर सुननी पड़ती थीं। एक सुबह माइकेल ने कार्लोन से दूर की पहाड़ियों तक लंबी सैर करके आने का निर्णय किया। हमेशा की तरह दोनों गणरीय अंगरक्षक उसके साथ थे। वह सुरक्षा वास्तव में कार्लोन परिवार के शत्रुओं के कारण आवश्यक नहीं थी। किसी परदेशी का उस क्षेत्र में अकेले घूमना वैसे ही खतरनाक समझा जाता था। परदेशी को क्या, कई बार तो स्थानीय लोगों के लिए भी अकेले घूमना खतरनाक साबित हो सकता था। उस क्षेत्र में डाकू बहुत सक्रिय थे, फिर माफिया का खूनखराबा इस सीमा तक चलता रहता था कि हर किसी की जिंदगी खतरे में समझी जाती थी। और फिर गलती से वह पगलियायो चोर समझा जा सकता था। पगलियायो खेतों में बनाई जाने वाली फूस की झोंपड़ी होती थी जिसमें खेतिहर हल वगैरह रखते थे ताकि उन्हें वह बोझ प्रतिदिन गांव से खेतों तक लाना ले जाना न पड़े। इटली में किसान उस धरती पर नहीं रहता था जिसे वह जोतता था, क्योंकि वीरान खेतों में रहना उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। वह गांव में रहता था और प्रतिदिन सुबह पैदल चलकर खेतों तक पहुंचता था। कोई कामगार जब अपने फूस के झोंपड़े पर पहुंचता था और उसे लुटा हुआ पाता था, वह उसके साथ भारी जुर्म की बात होती थी। उस दिन वह अपने मुंह से निवाला छीन लिया गया अनुभव करता था। ऐसी चोरियां जब कानून न रोक सका तो माफिया ने खेतिहरों को अपने संरक्षण में ले लिया और उस समस्या का बड़ा विशिष्ट हल निकाल लिया। माफिया ने पगलियायो चोरों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला और उन्हें मौत का शिकार बना दिया। उस कत्लेआम की लपेट में कुछ बेगुनाह लोगों को भी आ जाना स्वाभाविक था। संभव था कि माइकेल कभी किसी ताजे ताजे लुटे झोंपड़े के समीप से गुजरता, पकड़ा जाता और उसे ही चोर समझ लिया जाता। इस कारण से भी उसके गवाह के तौर पर किसी का हर क्षण उसके साथ होना आवश्यक था। रविवार की एक सुबह को माइकेल घर से निकला। उसके दोनों अंगरक्षक गणरीय उसके पीछे चल रहे थे। उनमें एक सीधा सादा मंद बुद्धि था जो हमेशा शांत रहता था और जिसके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं आता था। उसका नाम कालो था। दूसरा गणरीय अपेक्षाकृत नौजवान था और ज्यादा दुनिया देखा भाला हुआ था। युद्ध के समय वह इटालियन नौसेना की नौकरी कर चुका था, लेकिन अभी वह भारतीय ही हुआ था कि उसका जहाज डूब गया था और वह अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में जब वह छूटकर वहां आया था तो वह इसी कारण आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा था कि वह परदेश घूमकर आया था। उसका नाम फेब्रिजियो था। नौसेना की नौकरी में उसने अपनी छाती पर एक गोदना गुदवाया था जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी के साथ लिपटे उसके यार को चाकू मारता दिखाया गया था। वह गोदना भी फेब्रिजिया की विशेषता थी, क्योंकि अधिकतर इटालियनों की गोदना गुदवाने की न कभी इच्छा होती थी और न उन्हें अवसर मिलता था। मैत्रिजियो हंसी मजाक में माइकल से अमेरिका के बारे में प्रश्न पूछता रहता था। अपनी वास्तविक राष्ट्रीयता के बारे में उन लोगों को अंधेरे में रखना माइकेल के लिए असंभव था, लेकिन यह वे फिर भी नहीं जानते थे कि वास्तव में वह कौन था।
वो केवल इतना जानते थे कि वो वहाँ गुप्त रूप से रह रहा था और उसके बारे में उन्होंने अपनी जुबान बंद रखनी थी। फैब्रिजियो कभी कभी माइकेल को इतना ताज़ा पनीर लाकर दिया करता था कि उसमें से अभी दूध टपक रहा होता था। गधा गाड़ियों के समीप से गुजरते हुए वे धूल भरी गांव की सड़कों पर चलते रहे। वातावरण में फल फूलों की भरपूर रंगीनी छाई हुई थी। यह माइकेल के लिए आश्चर्य की बात थी। सिसिलियनों की गरीबी की उसने इतनी कहानियां सुनी हुई थों कि उसे तो सिर्फ बंजर धरती से आमना सामना होने की आशा थी, जबकि उसके सामने हरियाली और रंगीली के कालीने बिखरे दिखाई दे रहे थे। वो धरती इतनी खूबसूरत थी कि वो सोचने लगा कि वहाँ के लोग उसे छोड़ जाना कैसे गवारा करते थे। वह धरती तो अदन के बाग जैसी हसीन थी। उसकी इच्छा माजारा के तटवर्ती गांव के पैदल जाने की थी। वहां से कार्लोन तक वह शाम को बस द्वारा वापस आना चाहता था। इस प्रकार वह एरा थक जाता कि उसे फौरन नींद आ जाती। दोनों गडरियों के पास पनीर और डबल रोटी से भरे ओले थे जो रास्ते में भूख मिटाने के काम आ सकते थे। अपनी शॉटगनें वे खुलेआम यूं थामे हुए थे जैसे शिकार को जा रहे हों। वो बहुत खूबसूरत थी। माइकेल को अपने बचपन के वे दिन याद आने लगे जब वो गर्मियों के दिनों में गेंद खेलने बाहर जाया करता था। तब हर दिन में ताजगी की खुशबू होती थी, जैसे कि आज भी अनुभव कर रहा था। उसके नधुनों में वातावरण में फैली सोंधी सोंधी खुशबू घुसी जा रही थी। हालांकि अपने जबड़े की चोट के कारण उसकी घ्राण शक्ति में भी कोई ऐसा विकार आ गया था जिसके कारण वैसी खुशबू उसे कभी कभार ही आती थी। टूटे जबड़े का घाव तो ठीक हो चुका था, लेकिन उसका मुंह स्थायी रूप से टेढ़ा हो गया था। उसकी उस तरफ को आंख खींच गई थी और उसकी नाक हर समय बहती थी, जिसके कारण उसे हर समय अपने हाथ में रुमाल रखना पड़ता था। उसे स्थानीय खेतों में काम करने वालों की तरह जोर से अपनी नाक साफ करनी पड़ती थी और इस क्रिया से उसका मन घृणा से भर उठता था। वह अपने चेहरे पर भारीपन भी अनुभव करता था। डॉक्टर टाजा के कथनानुसार उसका कारण भी उसका टूटा जबड़ा था, जिसका खिंचाव कुछ विशिष्ट नसों तक पहुंचता था। उसके जबड़े की विकृति ऐसी थी कि यदि उसको आरंभ में ही चिकित्सा करा ली जाती तो चिकित्सा साधारण थी, लेकिन अब उसको ठीक करने के लिए एक बड़े मुश्किल ऑपरेशन की जरूरत थी, जिसमें सबसे पहले उसकी उबड़ खाबड़ ढंग से जुड़ चुकी जबड़े की हड्डी को दोबारा तोड़ा जाता। माइकल ने ऐसे किसी ऑपरेशन से बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन दर्द से या बहती नाक से भी ज्यादा परेशान वह चेहरे में उस भारीपन के अनुभव से होता था। उस दिन वह समुद्र तट तक पहुंच ही न पाया। 15 मील चलते रहने के बाद वे भोजन करने के विचार से हरियाली से टिनके एक सघन कुंज में रुके। फैब्रिजियो बता रहा था कि कैसे वह एक दिन अमेरिका पहुंच जाएगा। खाने पीने के बाद वे छाया में लेट गए। फैब्रिजियो ने अपनी कमीज के बटन खोल लिए और पेट को इस प्रकार फुलाने पिचकाने लगा कि उस पर गोदने से गुदा भाग सजीव दिखाई देने लगा। स्त्री पुरुष का नग्न जोड़ा एक दूसरे से ज्यादा लिपटा जा रहा मालूम होता था। वे उस दृश्य से बहुत आनंदित हुए। जब वह सब हो रहा था तभी माइकेल उस दुर्घटना का शिकार हुआ तो सिसिलियन वर्ग में थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता था। कुंज से दूर एक स्टेट के हरे भरे मैदान थे। कुंज के समीप से गुजरती सड़क के सिरे पर प्राचीन रोमन अंदाज का एक विला था। उस विला की पोटिकों के खंभे संगमरमर के थे और उनके पीछे से कुछ देहाती लड़कियां निकल रही थीं। उनके साथ काले कपड़े पहने 2 मोटी औरतें थीं जो उनके दाएं बाएं चल रही थीं। वे लोग आपस के गांव से आए थे और उनका काम शायद उस महल जिसे विला की सफाई करके रहने के काबिल बनाना था। अब वे बगीचों में फूल चुनने के लिए जा रही थीं और बाद में उन्हीं फूलों से शायद उन्होंने विला के कमरे सजाने थे। वे हर रंग के फूल चुनकर अपनी झोली में भर रही थीं और कुंज में उपस्थित लोगों से बेखबर वे धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ती आ रही थीं। उन्होंने सस्ते कपड़े की छपी हुई फ्रॉकें पहनी हुई थीं जो उनके शरीरों से चिपकी हुई थीं। सभी कमसिन थीं, लेकिन उनके यौवन के उभार किसी वयस्क स्त्री का मुकाबला कर सकते थे। फिर 3-4 लड़कियां एक इकलौती लड़के के साथ छेड़खानी करने लगीं और उस कुंज की दिशा में खदेड़ने लगीं। उस लड़की के बाएं हाथ में अंगूरों का एक गुच्छा था, जिसमें से दाएं हाथ से अंगूर तोड़कर वह अपने पीछे पड़ी सहेलियों को मार रही थी। उसके घुंघराले बाल उसके सिर पर ताज की तरह सजे हुए थे और उसका शरीर उसकी त्वचा से फूट पड़ने को हो रहा था।
कुंज के समीप आकर वह रुकी, सकपकाए। उसकी व्याकुल आंखों ने लेटे हुए लोगों की कमीजों के रंग को देख लिया था। वो वहीं से तुरंत दौड़ने को तत्पर एक हिरनी की तरह पंजों के बल खड़ी रही। अब वो इतनी करीब थी कि भीतर कुंज में लेटे हुए व्यक्ति उसके चेहरे को बड़ी सरलता से देख सकते थे। उसके चेहरे का हर भाग गोल था, गोल आंखें, गोल भवें, गोल चेहरे का कटाव। उसकी त्वचा रेशम जैसी कोमल थी। उसकी लंबी पलकों की परछाई उसकी आंखों और कपोलों पर पड़ रही थी। उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ अंगूर की तरह रस भरे थे। वह ऐसी खूबसूरत थी कि फेब्रिजियो के मुंह से निकल गया, जीसस क्राइस्ट, मेरी आत्मा तुम्हारे हवाले है, मैं मर रहा हूँ। उसने वे शब्द मजाक में कहे थे लेकिन वे उसके मुंह से भर्राहट की सूरत में निकले। लड़की को शायद ये शब्द सुनाई दे गए। वो एकदम घूमी और दौड़ती हुई अपनी सहेलियों की तरफ भागी। उसकी टांगों की सूती पोशाक के नीचे से उसके भागते शरीर की एक एक हरकत दिखाई दे रही थी। अपने सहेलियों के पास पहुंचकर जब वह घूमी तो उसका चेहरा भी आसपास खिले फूलों की तरह ही खिला हुआ लग रहा था। उसने अपनी बाहें फैलाई, अंगूरों से भरे उसके हाथ का रुख कुंज की तरफ हो गया। फिर उनके साथ ही दोनों बड़ी आयु की औरतें उन्हें कुछ बुरा भला कहने लगी तो वे सब खिलखिलाती हुई वहां से भाग गईं। माइकेल कार्लोन ने देखा कि वो उठकर खड़ा हो गया था। उसका दिल जोर जोर से उसकी पसलियों के साथ बज रहा था और उसे चक्कर सा आ रहा था। उसका खून सिर से पांव तक उसकी धमनियों में घूम रहा था और उसका सारा शरीर कंपा रहा था। उसे अपने सामने सृष्टि के सैकड़ों रंग बिखरते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर उसके कानों में दोनों गडरियों के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। तुम्हें तो प्यार मार गया, फेब्रिजियो उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। फिर कालो बड़े मित्रतापूर्ण ढंग से उसकी बाहें थपथपाने लगा और बोला, साहस रखो, साहस। माइकल को यूं लग रहा था जैसे वो किसी कार से टकरा गया था। फेब्रिजियो ने उसे शराब की बोतल पकड़ा दी। माइकेल ने उसका एक बड़ा सा घूंट पिया तो उसका दिमाग कुछ ठिकाने लगा। क्या बक रहे हो तुम दोनों, उसने कहा। दोनों फिर हंसे। फिर कालो एकदम गंभीर हो गया और बड़ी संजीदगी से बोला, थंडरबोल्ट को छुपाया नहीं जा सकता। जब प्यार हो जाता है तो वह हर किसी को दिखाई देता है। लेकिन इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। लोग तो थंडरबोल्ट का शिकार होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तुम तो खुशकिस्मत आदमी हो। माइकेल इस बात से खुश नहीं था कि उसकी आंतरिक भावनाएं इतनी आसानी से पड़ी जा रही थीं। लेकिन ये उसकी जिंदगी का पहला अवसर था जब ऐसी कोई अनुभूति उसे हुई थी। वह अनुभूति उसके किशोरावस्था के रोमांसों जैसी नहीं थी और न ही वह उस प्यार जैसी थी जिसका आधार उसकी योग्यता और उसका मीठा स्वभाव था। वह उसके मन में जबरदस्ती एक अधिकार प्राप्त करने की कामना थी। उस लड़की का चेहरा उसके मस्तिष्क पर इस प्रकार अंकित हो गया था कि वह जानता था कि यदि उसने उस लड़की को प्राप्त न किया तो उसकी याद सारी जिंदगी एक प्रेत की तरह उसके पीछे लगी रहेगी। अब उसकी जिंदगी सरल हो गई थी और एक ही बिंदु पर केंद्रित हो गई थी। बाकी हर बात एक क्षण की तवज्जो के भी काबिल नहीं रही थी। अपने बनवास के उन दिनों में उसने हमेशा के को याद किया था, हालांकि वह अनुभव करता था कि वे दोबारा कभी नहीं मिल सकते हैं, न प्रेमियों के रूप में न मित्रों के रूप में। आखिरकार वह एक हत्यारा था, एक माफियोसो था। लेकिन अब के का विचार उसके मस्तिष्क से एकदम मिट गया था। फेब्रिजियो ने जल्दी से कहा, मैं गांव में जाता है। हम पता करते हैं कि वह कौन है। शायद वह हमारी आशा से अधिक सरलता से हासिल हो जाने वाली लड़की हो। धड़के का तो एक इलाज होता है। क्यों कालो? दूसरे गडरिये ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। माइकेल शांत रहा। दोनों गडरिये जब उस सड़क पर चलने लगे जो गांव को जाती थी और जिगर लड़कियां गई थी तो माइकेल भी उनके पीछे पीछे हो लिया। गांव एक फव्वारे वाले बीच में बने परंपरागत चौपाल के चारों ओर बसा हुआ था, लेकिन क्योंकि वह मुख्य रास्ते पर पड़ता था इसलिए वहां कुछ स्टोर, कुछ शराब की दुकानें और एक छोटा सा कैफे था जिसकी छोटी सी टेरेस पर 3 मेजें बिछी हुई थीं। गडरिये उनमें से एक मेज पर जा बैठे। माइकेल भी उनके साथ बैठ गया। लड़कियों की वहां छाया तक दिखाई नहीं दे रही थी। गांव ऐसा लगता था जैसे वीरान पड़ा हो।
आसपास या तो कुछ छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे थे और या एक गधा भटक रहा था। कैफे का मालिक उन्हें सर्व करने के लिए उनके पास पहुंचा। वो एक छोटे कद का भारी भरकम आदमी था। बड़ी मीठी आवाज में उनसे बात की और उसने उनके सामने पनीर की एक प्लेट रख दी। आप लोग यहाँ अजनबी मालूम होते हैं, वह बोला। मेरी शराब चख कर देखिए। अंगूर मेरे अपने बाग के हैं और मदिरा खुद मेरे बेटों ने बनाई है। वे इसमें संतरा और नींबू भी मिलाते हैं। यह इटली की बेहतरीन शराब है। उनके आदेश पर वह एक जग में शराब ले आया। वह शराब ब्रांडी जैसी शक्तिशाली थी और उसके दावे से कहीं ज्यादा बेहतरीन थी। फैब्रिजियो उससे बोला, तुम तो यहाँ की सारी लड़कियों को जानते होंगे। अभी अभी हमने सड़क की तरफ से आती हुई कुछ खूबसूरत कियां देखी थीं। उनमें से एक के कारण हमारा यह मित्र प्यार का शिकार हो गया है। उसने माइकेल की तरफ हाथ हिलाया। कैफे के मालिक ने दिलचस्पी के साथ माइकेल की तरफ देखा। पहले उसे उस व्यक्ति का चेहरा बहुत साधारण लगा था और उसने उस पर दूसरी निगाह तक डालना आवश्यक नहीं समझा था, लेकिन प्यार के शिकार आदमी की तो बात ही कुछ और होती थी। मेरी मदिरा की कुछ बोतलें अपने साथ आज घर ले जाना, मेरे मित्र। वह बोला, मेरी मदिरा आज रात नींद लाने में तुम्हारी बहुत सहायता करेगी। कैफे का मालिक रूखे स्वर में बोला, नहीं, मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। और वह टेरेस से हटकर वापस कैफे में चला गया। तीनों मी धीरे धीरे शराब पीते रहे। उन्होंने जग खाली किया और शराब का आदेश दिया, लेकिन मालिक दोबारा टेरेस पर दिखाई नहीं दिया। फैब्रिजियो उठकर कैफे में दाखिल हुआ। जब वह वापस लौटा तो उसके चेहरे पर सकपकाहट के भाव थे। वह माइकेल से बोला, वही बात निकली जो मैंने सोची थी। जिस लड़की की हम बात कर रहे थे वो उसकी बेटी है और अब कैफे के पिछवाड़े में बैठा वह उबल रहा है और हमारा कोई नुकसान करने की योजना बना रहा है। मेरे विचार से अब हमें कार्लोन की तरफ चल देना चाहिए। वहाँ माइकेल को कई महीने हो गए थे, लेकिन वह अभी भी बात नहीं समझ पाया था कि सिसिलियन सेक्स के नाम से इतना बिगड़ते क्यों थे। माइकेल के प्यार की इच्छा तो एक सिसिलियन के लिए बहुत ऐतराज के काबिल बात थी, लेकिन दोनों गडरिये बात को बड़ी लापरवाही से ले रहे थे। फैब्रिजियो बोला, वो हरामी बूढ़ा कह रहा था कि उसके 2 बड़े बड़े बेटे हैं और उसे उन्हें बुलाने के लिए सिर्फ एक बार सीटी बजानी पड़ेगी। अब चल पड़ो यहाँ से। माइकेल ने बड़ी सर्द निगाहों से उसे घूरा। अब तक वह एक शांतचित्त शरीफ नवयुवक दिखाई दे रहा था और यह पहला अवसर था जब किसी ने माइकेल कार्लोन की दृष्टि में वैसा भाव देखा था। डॉन तोमासिनो, जो कि माइकल की वास्तविकता को जानता था, उसके प्रति हमेशा चिंतित सा रहता था और सम्मान में हमेशा उसे बराबरी का स्तर देते हुए उसके साथ पेश आता था। लेकिन उन गंवार गडरियों ने माइकेल के बारे में अपनी जो राय कायम की हुई थी और वह कोई समझदारी की राय नहीं थी। माइकेल की एक सर्द निगाह ने उनके होश ठिकाने लगा दिए और उन्होंने हंसना बंद कर दिया। माइकेल के सफ़ेद चेहरे से उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फूटने की तैयारी कर रहा हो। जब माइकेल ने देखा कि दोनों के चेहरों पर उचित सम्मान के भाव आ रहे थे तो वह बोला, उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। वे बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। उन्होंने अपनी अपनी लुपारा अपने कंधे पर टोगी और फिर कैफे में दाखिल हो गए। कुछ देर बाद कैफे के मालिक के दाएं बाएं चलते हुए वे बाहर निकले। वह मोटा मी बिल्कुल भयभीत नहीं लग रहा था और अभी तक उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया हुआ था। माइकेल ने अपनी कुर्सी पर पीछे को झुककर गौर से उस आदमी के चेहरे का निरीक्षण किया। फिर वह शांति से बोला, अपनी लड़की का इस तरीके से जिक्र करने से आप खफा हो गए मालूम होते हैं। मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं यहाँ अजनबी हूँ। मैं यहाँ के रस्मो रिवाज से पूरी तरह परिचित नहीं, लेकिन मुझे इतना कहने की आज्ञा दीजिए, आपका या आपकी लड़की का अनादर करने का मेरा कोई विचार नहीं है। गडरिये अंगरक्षक बहुत प्रभावित हुए। उस समय से पहले माइकेल की वैसी आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। कहने को अफसोस प्रकट कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में रोब और अधिकार का भाव था। कैफे के मालिक ने कंधे झटकाए। वो समझ गया कि वो किसी साधारण खेतीहर लड़के के सामने नहीं खड़ा था। तुम कौन हो और क्या चाहते हो मेरी बेटी से? माइकेल निस्संकोच बोला, मैं एक अमेरिकन है और मैं अपने देश की पुलिस से बचने के लिए सिसिली में छिपकर रह रहा हूँ। मेरा नाम माइकल है,
तुम इस बात की पुलिस को सूचना करके लाभ उठा सकते हो, लेकिन उस अवस्था में तुम्हारी बेटी को पति तो मिलेगा नहीं, लेकिन वह अपना पिता भी खो बैठेगी। मैं किसी भी तरह तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी आज्ञा से और तुम्हारे परिवार की संरक्षण में, पूरे घूम घड़ाके के साथ, पूरे सम्मान के साथ। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हैं और तुम्हारी बेटी को अपमानित करने का विचार तक नहीं कर सकता। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, और अगर दोनों की रजामंदी हो गई तो हम शादी कर लेंगे। अगर ऐसा न हुआ तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगे। हो सकता है कि मैं तुम्हारी बेटी को भला मी न लगूं। इस बात का तो आखिर किसी के पास कोई इलाज नहीं। जब उचित समय आएगा तो मैं तुम्हें अपने बारे में वह सब कुछ बता दूंगा जो कि किसी मी को अपने दामाद के बारे में मालूम होना चाहिए। तीनों आदमी माइकेल को और बहुत आश्चर्य से देख रहे थे। फैब्रिजियो मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, ये तो असली प्यार है। फिर पहली बार कैफे के मालिक के चेहरे पर अनिश्चय भाव प्रकट हुए। अंत में वह बोला, क्या तुम मित्रों के मित्र हो? साधारण सिसिलियन द्वारा माफिया शब्द का उच्चारण कभी जोर से नहीं किया जाता था, इसलिए वह काम चलाऊ तरीका था जिससे वह माइकेल से पूछ सकता या कि क्या वह माफिया का सदस्य था। नहीं, माइकेल बोला, मैं इस स्थान पर अजनबी हैं। कैफे के मालिक ने फिर उसे देखा। उसने उसके टूटे जबड़े पर निगाह डाली, उसकी लंबी टांगों पर गौर किया जो सिसिली में दुर्लभ समझी जाती थी। फिर उसने लुपारा संभाले दोनों गडरियों पर निगाह डाली। उसे याद आया कि कैसे उन्होंने कैफे में आकर उसे कहा था कि उनका मालिक उससे बात करना चाहता था। कैफे के मालिक ने गुर्राकर कहा था कि वह उस हरामजादे को अपनी टेरेस पर से दफा हुआ देखना चाहता था, तो उत्तर में गडरिये ने कहा था, मेरी बात मान लो, अच्छा यही होगा कि तुम स्वयं जाकर उससे बात कर लो। और किसी ने बात ने उसे ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया था। अब वही बात उसे एहसास दिला रही थी कि अच्छा यही होगा कि वह उस मी के साथ सभ्यता से पेश आए। वह भुना-भुनाता हुआ बोला, रविवार दोपहर बाद आना। मेरा नाम वितेली है और मेरा घर वहाँ सामने पहाड़ी पर है, लेकिन तुम यहीं कैफे में आना, वहाँ तुम्हें मैं ले जाऊंगा। फैब्रिजियो ने कुछ कहना चाहा, लेकिन माइकेल ने उसकी ओर निगाह डाली और फैब्रिजियो की जुबान जैसे उसके मुंह में जम गई। इस बात का प्रभाव वितेली पर भी हुए बिना न रह सका। इसलिए जब माइकेल ने उठकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराया। वह माइकेल के बारे में पूछताछ करेगा और अगर उसकी संतुष्टि न हुई तो माइकेल का स्वागत अपने 2 नवयुवक बेटों के साथ करेगा जो कि स्वयं भी लुपारे रखते थे। फिर उसके मित्रों के मित्र के साथ भी संबंध थे, लेकिन उसे कोई कह रहा था कि उसकी किस्मत खुल रही थी, कि उसकी बेटी की खूबसूरती से उसे बहुत लाभ होने वाला था और उसके परिवार की सुरक्षा हासिल होने वाली थी। और यह अच्छा भी था। कुछ स्थानीय नवयुवक पहले ही मक्खियों की तरह उसकी बेटी के आसपास भिनभिनाने लगे थे और यह टूटे जबड़े वाला नवयुवक बड़ी आसानी से उन्हें रास्ते से हटा सकता था। अपनी सद्भावना के प्रदर्शन के तौर पर वितेली ने उन अजनबियों को वहां से अपनी सबसे बढ़िया और सबसे ठंडी मदिरा की एक बोतल के साथ विदा किया। उसने देखा कि बिल दोनों गरियों में से एक ने अदा किया। इस बात ने उसे और भी प्रभावित किया। उससे साबित हो गया कि माइकेल इन गरियों से श्रेष्ठ व्यक्ति था। माइकेल की अब सैर करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। उन्होंने एक गराज तलाश करके वहां से एक कार किराए पर ली जिसमें बैठकर वे वापस कार्लोन में पहुंचे। डॉक्टर टाजा को शायद गरियों ने सब कुछ बता दिया था। उस शाम को जब वे लोग बाग में बैठे हुए थे तो डॉक्टर ने डॉन तोमासिनो को बताया, हमारा मित्र थंडरबोल्ट का शिकार हो गया है। डॉन तोमासिनो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह बोला, काश ऐसा प्यार पालेरमो के कुछ नवयुवकों को हो जाए ताकि मुझे थोड़ी बहुत शांति हासिल हो सके। वो उन नए तरीके के माफिया के लोगों का वर्णन कर रहा था जो पालेरमो जैसे बड़े शहरों में सिर उठा रहे थे और पुराने प्रशासन के उस जैसे बहादुरों की शक्ति को चैलेंज कर रहे थे। माइकेल तोमासिनो से बोला, मैं चाहता हूं कि तुम उन दोनों गरियों से कह दो कि रविवार को वे मेरा पीछा दौड़ दें। मैं उस लड़की के परिवार के साथ डिनर लेने जा रहा हूं और मैं उन्हें आसपास मदराते नहीं देखना चाहता। डॉन तोमासिनो ने इनकार में सिर हिला दिया, यह मांग मत करो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर डाली है।
एक बात और मैंने सुनी है कि तुमने शादी की भी बात की है। जब तक मैं तुम्हारे पिता को खबर करने के लिए किसी को उसके पास नहीं भेज पाता, तब तक मैं इस बात की आज्ञा नहीं दे सकता। माइकेल कार्लोन बड़ी सावधानी से बोला, डॉन तोमासिनो, तुम मेरे पिता को जानते हो। वह ऐसा इंसान है जो किसी आदमी का इनकार सुनकर क्रोध से उबल जाता है, और उसकी दोबारा सुनाई देना तब तक शुरू नहीं होता जब तक उसे उस आदमी की हाँ नहीं सुनाई दे जाती। लेकिन मेरी न वो बहुत बार सुन चुका है। अपने लिए अंगरक्षकों की जरूरत को मैं समझता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता, इसलिए ठीक है रविवार को वे मेरे साथ रहें। लेकिन अगर मैं शादी करना चाहता हूँ तो मैं शादी करूँगा। लेकिन जब मैंने अपने बाप को अपने जाति मामले में दखल नहीं देने देता, तो अगर मैं तुम्हें ऐसी दखलंदाजी की इजाज़त दी तो यह मेरे पिता की तौहीन होगी। माफिया ने आह भरी, अच्छा, फिर तो शादी होकर रहेगी। मैं तुम्हें थंडरबोल्ट को जानता हूँ। वह सम्मानित परिवार की अच्छी लड़की है। अगर तुम उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश करोगे तो उसका बाप तुम्हें मार डालना चाहेगा, और फिर तुम्हें भी खून बहाना पड़ेगा। फिर उस परिवार को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। माइकेल बोला, शायद वह मेरा चेहरा देखना पसंद न कर सके और वो बहुत कमसिन होने के कारण मुझे अधिक आयु का समझ सकती है। उसने देखा दोनों आदमी उसे देखकर हंस रहे थे। मुझे उपहारों के लिए कुछ रकम चाहिए और मुझे एक कार की भी जरूरत पड़ेगी। डॉन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फैब्रिजियो हर वस्तु का प्रबंध कर देगा। वह होशियार लड़का है। नौसेना में इसे मशीनों के बारे में भी काफी कुछ सिखाया गया था। सुबह मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और मैं तुम्हारे पिता को भी समाचार भिजवा दूंगा कि क्या हो रहा है। ये तो मुझे करना ही होगा। माइकेल डॉक्टर टाजा से बोला, तुम मुझे कोई ऐसी दवा दे सकते हो जिससे मेरी यह कमबख्त सदा बहती नाक सूख सके। मैं उस लड़की के सामने हर समय नाक ही पोंछता नहीं रह सकता। डॉक्टर टाजा बोला, तुम्हारे लड़की से मिलने जाने से पहले मैं इस पर एक दवा लगा दूंगा। उससे तुम्हारी चमड़ी थोड़ी सुन्न हो जाएगी, लेकिन चिंता मत करो, अभी उस लड़की का चुंबन लेने की नौबत में बहुत समय लगेगा। डॉक्टर और डॉन दोनों उस बात पर हंसे। रविवार माइकेल को एक अल्फा रोमियो मिल गई। कार टूटी फूटी थी लेकिन चालू थी। वो लड़की और परिवार के लिए उपहार खरीदने के लिए पालेरमो का भी एक चक्कर लगा आया था। उसको पता चला था कि लड़की का नाम अपोलोनिया था। हर रात वो उसके खूबसूरत नाम और उसके आकर्षक चेहरे को याद करता था। उसको खूब सारी शराब पिए बगैर नींद नहीं आती थी। उसने घर की वृद्धा नौकरानी को आदेश दिया हुआ था कि वह रात को उसके पलंग के पास एक बहुत ठंडी शराब की बोतल रख जाया करे। हर रात वो उस बोतल को पूरी पी जाता था। रविवार को जब सारी सिसली में गूंजने वाली चर्च की घंटियां बजने लगी तो वह अल्फा रोमियो कार में बैठकर गांव पहुंचा और उसे ले जाकर कैफे के सामने खड़ा किया। कालो और फैब्रिजियो अपनी शॉटगनों के साथ कार की पिछली सीट पर बैठे थे और माइकेल ने उन्हें कह दिया कि उन्होंने कैफे में ही प्रबंध करना था। उन्होंने वितेली के घर उसके साथ नहीं जाना था। कैफे बंद था, लेकिन वितेली खली टेरेस की रेलिंग के साथ खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सबने हाथ मिलाए। फिर माइकेल ने उपहारों के 3 पैकेट संभाल लिए और वितेली के साथ उसके घर की ओर चल दिया। पहाड़ी पर स्थित वितेली का वह घर गांव के अन्य झोपड़ों के मुकाबले से बड़ा बड़ा दिखाई दिया। वितेली परिवार प्रत्यक्षतः गरीबी का सताया हुआ नहीं था। घर के भीतर वितेली के दोनों बेटे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बड़े शक्तिशाली नवयुवक थे, लेकिन खेतों में बड़ा सख्त काम करने के कारण पूर्ण मर्द लग रहे थे। उनकी मां अपनी पति की तरह मजबूत और हट्टी कट्टी औरत थी। लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। माइकेल से सबका परिचय कराया गया, जिसे कि माइकेल ने सुना तक नहीं। फिर सब एक कमरे में बैठ गए। कमरा पता नहीं बैठक था या डाइनिंग रूम था। कमरा दुनिया भर के फर्नीचर से भरा हुआ था। वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सिसली के कमरों के अनुसार से बहुत बड़ा ही कहा जाता था। माइकेल ने सीनोर वितेली और सीनोरा बितेली को उनके उपहार दिए। पिता के लिए वह सोने का सिगार कटर लाया था और माता के लिए वो लाया था पालेरमो में मिलने वाला बढ़िया कपड़ा। लड़की का पैकेट अभी भी उसके पास था। उपहार बड़े औपचारिक धन्यवाद के साथ स्वीकार किए गए।
वैसे उपहारों की अभी जरूरत नहीं थी, वो उसे अपनी दूसरी मुलाकात पर करना चाहिए था। पिता ग्रामीण आत्मीयता से बोला, यह मत समझना हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि हम इतनी आसानी से अजनबियों को अपने घर में आने दे सकते हैं। लेकिन तुम्हारी सिफारिश स्वयं डॉन तोमासिनो ने की है और इस क्षेत्र में उस भले मी की बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। लेकिन मैं इतना अवश्य बता देना चाहता हूँ कि यदि हमारी बेटी के बारे में तुम्हारे परिवार के इरादे गंभीर हैं तो हमें तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में और जानकारी होनी ही चाहिए। माइकेल ने सहमति से सिर हिलाया और नम्र स्वर में बोला, मेरे बारे में आप जब भी कुछ जानना चाहेंगे, मैं आपको बता दूंगा। सिनोर वितेली ने अपना हाथ उठाया, मैं ज्यादा मीन मेख निकालने वाला आदमी नहीं हूँ। पहले मुझे इसकी आवश्यकता समझने दो। फिलहाल इस समय डॉन तोमासिनो के मित्र रूप में इस घर में तुम्हारा स्वागत है। माइकेल ने नाक के भीतर दवाई पोती हुई थी लेकिन फिर भी उसे लड़की के कमरे में उपस्थिति की सुगंध आ गई। वह घूमा, वह पिछवाड़े की तरफ जाने वाले दरवाजे के गुंबद के नीचे खड़ी थी। सुगंध ताजे फूलों जैसी थी लेकिन वह अपने गहरे काले घुंघराले बालों में कुछ भी नहीं पहने थी। वह एक काली पोशाक पहने थी जो शायद रविवार को पहने जाने वाली खूबसूरत पोशाक थी। उसने एक उच्चती सी दृष्टि माइकेल पर डाली, धीरे से मुस्कराई, फिर आंखें नीची कर ली और सकुचाती हुई सी आकर अपनी मां की बगल में बैठ गई। माइकेल की सांस फिर तेजी से चलने लगी। उसके मन में उस लड़की को तुरंत पा लेने की आकांक्षा फिर तीव्र होने लगी। पहली बार उसकी समझ में आई इटालियन मर्दों की अनोखी काम की भावना। उस समय वह ऐसे किसी भी आदमी का कत्ल कर देता जो उस लड़की को हाथ भी लगाता, उसको अपना बनाने की कोशिश करता। वह यूं झपटना चाहता था जैसे कोई भूखा खाने पर झपटता है या जैसे कोई कंजूस सोने के सिक्कों पर झपटता है। इस लड़की को अपना बनाने से, उसका मालिक बनने से, उसे अपने घर में बंद करके रखने से, उसे सिर्फ अपने लिए बंदी बनाकर रखने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। वह तो चाहता था कि किसी की उस पर दृष्टि भी न पड़े। जब उसने अपने एक भाई की तरफ मुस्कुराकर देखा तो माइकेल को एहसास भी न हुआ कि उसने कैसी निगाहों से उस भाई को देखा था। परिवार को साफ दिखाई दे रहा था कि मंडेबोल्ट का वह बड़ा अजीब नमूना था। उनकी तसल्ली हो गई। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती थी तब तक ये नवयुवक उनकी लड़की के हाथों में कठपुतली बनकर रहने वाला था। अलबत्ता शादी के बाद स्थिति बदल सकती थी लेकिन तब कोई अंतर नहीं पड़ता था। माइकेल ने पालेरमो से अपने लिए भी नए कपड़े खरीदे थे और अब वो कोई बेबसा किसान नहीं लगे रहा था। परिवार को ये साफ लगा कि जरूर वह भी डॉन था। अपने टूटे हुए जबड़े के कारण वह कोई खास खराब नहीं लग रहा था और फिर दूसरी ओर से उसका चेहरा इतना खूबसूरत लगता था कि उसका वह टूटा हुआ जबड़ा भी खूबसूरत मालूम होता था। और फिर वह तो ऐसे लोगों की दुनिया थी जहां चेहरे की ऐसी विकृति बहादुरी की निशानी मानी जाती थी। माइकेल ने सीधे लड़की के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा। उसके फिरोजी होठों में खून की लाली उसे साफ दिखाई दे रही थी। वह उसका नाम लेने का साहस किए बिना बोला, उस दिन मैंने संतरे के झुरमुट के साथ तुम्हें देखा था, लेकिन तुम भाग गई थी। कहीं मुझसे डर तो नहीं गई थी? लड़की ने केवल एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। उसने इनकार में सिर हिलाया। माइकेल उसकी निगाहों की खूबसूरती के रोब में आकर देखने लगा। माँ सख्त स्वर में बोली, अपोलोनिया, बेचारे से बात करो। वह तुमसे मिलने के लिए मीलों दूर से चलकर आया है। लेकिन लड़की की लंबी पलकें उसकी खूबसूरत कपोलों पर ही झुकी रहीं। माइकेल ने सुनहरी कागज से लिपटा उसका उपहार का पैकेट उसे सौंपा। लड़की ने पैकेट अपनी गोद में रख दिया। पिता बोला, लड़की, पैकेट खोल। लेकिन लड़की के हाथ न हिले। उसके हाथ इतने छोटे थे कि एक बच्चे के हाथ मालूम होते थे। माँ ने हाथ आगे बढ़ाया और उतावली से पैकेट खोला। भीतर से मखमल का जेवर रखने वाला डिब्बा बरामद हुआ। वह सकपकाए। ऐसी कोई चीज उसने कभी अपने हाथ में नहीं पकड़ी थी और उसे यह नहीं मालूम था कि यह डिब्बा कैसे खुलता था। लेकिन अंदाज से उसने किसी तरह डिब्बा खोल लिया और उसमें से उपहार बाहर निकाला। वह एक नेकलेस के रूप में पहने जाने लायक सोने की भारी चैन थी।
वे लोग बहुत प्रभावित हुए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वह कीमती उपहार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समाज में सोने का उपहार एक बहुत गंभीर इच्छा का प्रमाण पत्र होता था। वह विवाह प्रस्ताव से कम नहीं था, बल्कि वह एक संकेत था कि विवाह प्रस्ताव पेश होने वाला था। उन्हें अजनबी सद्भावना पर अब कोई शक न रहा। अपोलोनिया ने अभी भी उपहार को हाथ नहीं लगाया था। उसकी माँ ने उसे दिखाने के लिए उपहार उसके सामने किया। उसने एक बार फिर एक क्षण के लिए अपनी पलकें उठाए और फिर सीधे माइकेल की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद। ये पहला अवसर था जब माइकेल ने उसकी आवाज़ सुनी थी। उसमें युवावस्था की ऐसी धमक थी कि माइकेल के कानों में घंटियां बजने लगीं। उसने जानबूझकर उसकी तरफ से दृष्टि फिरा ली और उसके माँ बाप से बात करने लगा, क्योंकि उसकी तरफ तो देखने भर से वह नर्वस हो जाता था। लेकिन उसने देखा कि उसकी ढीली ढाली पोशाक के बावजूद भी उसके उत्तेजक शरीर का पूरा आभास उसे मिल रहा था। उसने शर्म से उसके चेहरे को ही नहीं, सारे शरीर को लाल होते देखा। अंत में माइकेल वहां से विदा होने को उठा और लोग भी उठ खड़े हुए। उन्होंने औपचारिक रूप से नमस्ते की। अंत में सबसे हाथ मिलाने के बाद उसने लड़की से भी हाथ मिलाया। माइकेल के सारे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। लड़की का पिता माइकेल को कार तक छोड़ने आया और उसने अगले सप्ताह उसे डिनर तक आने के लिए आमंत्रित किया। माइकेल ने हाँ तो भर दी, लेकिन वह जानता था कि लड़की से दोबारा मिलने के लिए वह एक सप्ताह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। उसने प्रतीक्षा की भी नहीं। अगले दिन अपने गडरियों के बिना वह कार पर सवार होकर गांव में पहुंचा और उसके पिता से बातचीत करने के लिए टेरेस पर पहुंच गया। सिनोर वितेली को उस पर इतनी दया आई कि उसने अपनी पत्नी और बेटी को कैफे में बुलावा भेजा। इस बार की मुलाकात कम अटपटी साबित हुई। इस बार अपोलोनिया कम शर्माई और ज्यादा बोली। वह एक छपे हुए कपड़े की फ्रॉक पहने थी और उसको वह बहुत अच्छी लग रही थी। अगले दिन भी वही हुआ। इस बार केवल इतना फर्क पड़ा कि वह उसकी दी हुई सोने की जंजीर पहने थी। वह मुस्कुराया। वह जानता था कि वह जंजीर पहनना उसके लिए एक संकेत था, और पहाड़ी रास्ते पर उसके साथ साथ चला। उसकी माँ उनसे थोड़ा पीछे चल रही थी। ऐसे चलते हुए दोनों युवा प्रेमियों के शरीरों का एक दूसरे से स्पर्श कर जाना स्वाभाविक था। पहली ही बार जब ऐसा हुआ तो अपोलोनिया लड़खड़ा गई और माइकेल को उसे संभालने के लिए उसे थामना पड़ा। उसके गर्म शरीर पर उसके हाथ पड़ने की देर थी कि जैसे खून खौल गया माइकेल का। उन्हें अपनी पीछे आती माँ के चेहरे पर आई हुई मुस्कुराहट दिखाई नहीं दी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके बेटी तो एक पहाड़ी बकरी थी। उस पहाड़ी रास्ते पर वह तब से चल रही थी जब से उसने चलना सीखा था, और वह आज तक एक बार भी लड़खड़ाई नहीं थी। वह इसलिए मुस्कुराई क्योंकि वह जानती थी कि जब तक शादी नहीं हो जाती थी तब तक सिर्फ इसी तरीके से वह नवयुवक उसकी बेटी को स्पर्श कर सकता था। 2 सप्ताह यही सिलसिला चलता रहा। माइकेल जब भी आता उसके लिए उपहार लेकर आता। धीरे धीरे अपोलोनिया का शर्माना घटता गया, लेकिन एक एकांत में उससे कभी न मिल सका। अपोलोनिया केवल एक ग्रामीण लड़की थी, साधारण पढ़ी लिखी और सीधी सादी। उसे दुनिया की बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसमें ताजगी थी, उत्साह था और भाषा की प्रतिबंध के कारण दिलचस्पी से खाली नहीं थी। माइक की प्रार्थना पर सब कुछ आनन फानन चला, क्योंकि लड़की उस पर मोहित थी और जानती थी कि वह बड़े पैसे वाला आदमी था। इसलिए 2 सप्ताह बाद रविवार को उनकी शादी होनी पक्की हो गई। तब डॉन तोमासिनो ने भी मामले में हाथ डाला। उसे अमेरिका से संदेशा मिल गया था कि माइकेल को किसी आदेश की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सावधानियां बरतनी जरूरी थीं। अतः डॉन तोमासिनो ने स्वयं को वर का अभिभावक नियुक्त कर लिया ताकि इस बहाने उसके अंगरक्षक वर के आसपास रह सकें। उसकी विवाह मंडली में डॉक्टर टाजा के अलावा कालो और फेत्रीजियो भी सम्मिलित थे। निश्चित किया गया कि वर वधू डॉक्टर टाजा की पथरीली 4 दीवारी के भीतर बने विला में रहेंगे। साधारण, बहुत साधारण रूप में ग्रामीण तरीके से शादी हुई। गांव वालों ने गलियों के दोनों तरफ खड़े होकर विवाह मंडली पर फूल वर्षा की। विवाह मंडली वर वधू और उनके अभिभावक और दूसरे मेहमान चर्च से लेकर वधू के घर तक पैदल चले। विवाह की दावत आधी रात तक चली, लेकिन वर और वधू ने वर को अल्फा रोमियो कार पर पहले ही रवाना हो जाना था।
जब विदा का समय हुआ तो माइकेल को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वधू के अनुरोध पर वधू को मां सास भी विला में उनके साथ जाने वाली थी। पिता ने इस बात पर सफाई दी, लड़की कमसिन थी, अभी उसका कौमार्य सुरक्षित था और कुछ घबराई हुई थी। अपनी सुहागरात की अगली सुबह को उसको अपनी मां के दिलासे और तसल्ली की जरूरत हो सकती थी, और फिर संभव था कि गड़बड़ हो जाने पर उसे मौत की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती। ऐसे मामले में कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती थी। माइकेल ने अपोलोनिया को अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से अपनी ओर देखते पाया तो उसने मुस्कुराकर हाँ कर दी। फिर वह समय आया जब वर और वधू की मां के साथ कार में बैठकर कार्लोन गांव के बाहर स्थित विला की तरफ रवाना हुए। लेकिन विला में वृद्धा ने फौरन डॉक्टर टाजा के नौकरों के साथ सिर जोड़कर कुछ खुसर पुसर की, अपनी बेटी को एक बार अपने आलिंगन में कस लिया और वहां से चली गई। माइकेल और उसकी पत्नी दोनों अपने बड़े बेडरूम में पहुंचे। अपोलोनिया अभी भी अपने विवाह की पोशाक में थी जिस पर कि उसने एक लबादा उड़ लिया था। उसका ट्रंक पहले ही कार में से निकालकर वहां पहुंचा दिया गया था। एक छोटी सी मेज पर एक वाइन की बोतल तथा शादी के केक की एक प्लेट पड़ी हुई थी। डबल बेड दोनों की दृष्टि में था और वो वर की ओर से कोई पहल होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वो माइकेल के सामने खड़ी थी, जब वह कानूनी रूप से उसे अपना बना चुका था और उसके शरीर का उपभोग करने के रास्ते में कोई रुकावट उसके लिए नहीं थी, तो माइकेल उसको आलिंगन में कसने में स्वयं हिचकिचा रहा था। वह अपोलोनिया को अपना लबादा उतारते एक कुर्सी पर डालते हुए अपना ताज उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखते देखता रहा। उस टेबल पर माइकेल द्वारा पालेरमो से मंगवाई इत्रों और क्रीमों की कई शीशियां पड़ी थीं। वधू ने एक क्षण के लिए उन्हें देखा। माइकेल ने ये सोचकर बत्तियां बुझा दी कि शायद कपड़े उतारने से पहले अपोलोनिया अंधेरा होने की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन खिड़की में से चांद की रोशनी आ रही थी। माइकेल ने खिड़की बंद की, लेकिन पूरी नहीं, क्योंकि पूरी खिड़की बंद होने से कमरे में गर्मी हो सकती थी। अपोलोनिया अभी तेज के पास खड़ी थी, इसलिए माइकेल कमरे से बाहर निकल गया और हॉल के सिरे पर मौजूद बाथरूम में पहुंचा। जब महिलाएं सोने की तैयारी कर रही थीं तो उसने डॉक्टर टाजा और डॉन तोमासिनो के साथ एक पैगा शराब पी। उसे उम्मीद थी कि जब वो बेडरूम में पहुंचेगा तो अपोलोनिया नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेटी हुई होगी, लेकिन शायद उसकी मां ने बेटी को ये सीख नहीं दी थी, या शायद अपोलोनिया कपड़े उतारने में माइकेल का सहयोग चाहती थी। लेकिन माइकेल जानता था कि उससे ऐसी किसी सहायता की अपेक्षा वह नहीं कर सकती थी। वह बहुत भोली, बहुत शर्मीली थी। वह बेडरूम में वापस लौटा तो उसने कमरे में उसे एकदम अंधेरे में पाया। किसी ने खिड़की पूरी बंद कर दी थी। वह अंधेरे में टटोलता हुआ बेड के पास पहुंचा तो उसे चादरों के नीचे से उभरता हुआ अपोलोनिया के शरीर का आकार दिखाई दिया। माइकेल की तरफ उसकी पीठ थी और उसका शरीर दोहरासा हुआ मालूम हो रहा था। उसने एक हाथ बढ़ाकर रेशम जैसे कोमल शरीर को स्पर्श किया। उसने अपना गाउन नहीं पहना था और उसके इस साहस पर वह बहुत खुश हुआ। बड़ी सावधानी से उसने अपना एक हाथ धीरे से उसके कंधे पर रखा और उसके शरीर को दबाया ताकि वह उसकी तरफ मुंह फेर सके। वह धीरे धीरे घूमी तो उसका हाथ उसके सुडौल ठोस स्तन के साथ स्पर्श कर गया और फिर वह ऐसी तेजी से उसकी बाहों में आई कि उन दोनों के शरीर जैसे किसी भारी चुंबक के आकर्षण से एक दूसरे में आत्मसात हो गए। माइकेल ने उसके शरीर और स्तनों को अपने साथ रगड़ा और उसके होंठों पर चुंबन करने लगा। फिर वह करवट बदलकर उसके ऊपर हो गया, अपने रेशमी बालों और कौमार्य युक्त कोमल शरीर के साथ, जैसे वह उसमें खो जाने का प्रयत्न करने लगी। दोनों के शरीर का जब पहली बार मिलन हुआ तो अपोलोनिया के मुंह से हल्की चीख निकल गई। फिर उसने अपने दोनों टांगें पूरी शक्ति से माइकेल के शरीर पर लपेट दी। अंत में समुद्र के तूफान का ज्वार उतर जाने के बाद भी वे उसी प्रकार एक दूसरे की बाहों में ऐसे बंधे रहे जैसे अलग होने का विचार करने में भी दोनों की जान पर बन सकती हो। उस रात और आगे आने वाले कई सप्ताहों में माइकेल कार्लोन की समझ में अच्छी तरह आ गया कि पुराने जमाने के लोग क्यों वधू का कौमार्य युक्त होना आवश्यक समझते थे। अपने पौरुष की वैसी जीत का और अभिसार के उस आनंद का उस दिन से पहले तो उसे आभास तक नहीं हुआ था। आरंभ में तो अपोलोनिया जैसे उसकी नौकरानी ही बन गई। माइकेल के प्यार और विश्वास की छाया में लड़की से स्त्री बनने के विचित्र आनंद का रसस्वादन उसने किया था।
विला के बुझे बुझे वातावरण में भी जैसे अपोलोनिया की उमंग से ही रंगीनी आ गई। अपने सुहागरात से अगले ही दिन उसने अपनी मां को वहां से विदा कर दिया था और घर के प्रशासन को एक तरह से अपने हाथ में ले लिया था। डॉन तोमासिनो रात का भोजन हमेशा उनके साथ करता था और बगीचे में लाल फूलों की छाया में बैठकर उनके साथ शराब पीता और डॉक्टर टाजा अपनी सारी पुरानी कहानियां उन्हें फिर सुनाता था। शामें बड़े मजेदार वातावरण में गुजरती थीं। रात को वह नवविवाहित जोड़ा अभिसार को पगला देने वाला आनंद लेता था। माइकेल का तो अपोलोनिया के संगमरमर जैसे शरीर से, उसकी मदमाती आंखों से और रेशमी बालों से मन ही नहीं भरता था। उसके युवा शरीर से स्त्रीत्व की ऐसी भीनी भीनी खुशबू उठती थी कि माइकेल पर नशा छा जाता था। कभी कभी तो सुबह हो जाती थी तो कहीं जाकर वे थककर चूर हो जाने के बाद सोने का विचार करते थे। कभी कभी तो अपोलोनिया थककर सो जाती थी तो माइकेल उसके पास बैठा उसके निर्वस्त्र शरीर को ही देखता रहता था। नींद में उसका चेहरा तस्वीरों के बनी इटालियन देवियों जैसा खूबसूरत था। अपनी शादी के बाद पहले सप्ताह में वे प्रतिदिन अल्फा रोमियो पर सवार होकर ही पिकनिक पर जाते थे, लेकिन फिर एक दिन डॉन तोमासिनो ने उसे अलग ले जाकर कहा कि उसकी शादी की वजह से उसकी हकीकत और उसकी सिसली के उस भाग में मौजूदगी आम बात हो गई थी और कार्लोन परिवार के उन शत्रुओं से सावधानी बरती जानी आवश्यक थी जिनकी लंबी बाहों की पहुंच वहां तक भी हो सकती थी। डॉन तोमासिनो ने विला की चारदीवारी के बाहर सशस्त्र गार्ड का पहरा बिठा दिया था। कालो और फेब्रिजियो चारदीवारी भीतर रहते थे। इस प्रकार माइकेल और उसकी पत्नी की स्वतंत्रता विला की चारदीवारी तक ही सीमित हो गई। माइकेल समय बिताने के लिए अपोलोनिया को इंग्लिश लिखना पढ़ना सिखाने लगा, या फिर वे कार में बैठकर उसे चारदीवारी के अंदर चलाकर ही आनंदित कर लेते थे। उस बीच उन्हें डॉन तोमासिनो का संपर्क भी हासिल नहीं होता था क्योंकि डॉक्टर टाजा ने बताया था कि वह नए माफिया दल के कारण नगर में व्यस्त रहता था। एक रात गांव की एक बुढ़िया जो कि विला की नौकरानी के रूप में काम करती थी, बाग में माइकेल के लिए एक लजीज पकवान बनाकर लाई तो जाने से पहले वह माइकेल से बोली, लोग जो कह रहे हैं, क्या वह सच है? क्या तुम न्यूयॉर्क सिटी के डॉन कार्लोन गॉडफादर के बेटे हो? वह रहस्य कितना आम हो गया था, ये देखकर डॉन तोमासिनो के चेहरे पर घृणा के भाव उभरे। लेकिन वह वृद्धा ऐसी स्वाभाविकता से प्रश्न कर रही थी कि माइकेल उससे झूठ न बोल सका। वह स्वीकृति में सिर हिलाता हुआ बोला, तुम मेरे पिता को जानती हो। वृद्धा का नाम फिलोसिना था और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। जब से माइकेल उस विला में था, तब से पहली बार उस वृद्धा को उसने मुस्कुराते देखा। वह बोली, गॉडफादर ने एक बार मेरी जान बचाई थी। वह अभी कुछ और भी कहना चाहती थी, इसलिए माइकेल बड़े प्रेरक ढंग से मुस्कुराया। वृद्धा ने डरते डरते पूछा, क्या ये सच है कि लुका ब्रासी मर चुका है? माइकेल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वृद्धा के चेहरे पर बड़ी करुणा के भाव उभरे। वह बोला, ईश्वर मुझे क्षमा करे, लेकिन ईश्वर उसकी आत्मा को बहुत लंबे समय तक नर्क की आग में जलाता रहे। ब्रासी के प्रति माइकेल की पुरानी उत्सुकता फिर उभर उठी। उसका मन कहने लगा कि जो कहानी हेगन और सोनी उसे कभी नहीं बताते थे, उसे वह वृद्धा जानती थी। उसने वृद्धा के लिए एक गिलास में शराब डाली और उसे बैठ जाने के लिए कहा, मुझे मेरे पिता और लुका ब्रासी के बारे में बताओ। वह धीरे से बोला, थोड़ा बहुत तो मैं जानता है उनके बारे में, लेकिन ये बताओ कि वे दोनों मित्र कैसे बन गए और लुका ब्रासी मेरे पिता का इतना बड़ा सेवक कैसे बना। घबराओ नहीं, तुम जो जानती हो साफ साफ सारी बात बताओ। फिलोसिना का झुर्रियों भरा चेहरा डॉन तोमासिनो की ओर घूमा। फिर शायद उसने भी संकेत से फिलोसिना को बोलने की आज्ञा दे दी। वह शाम फिलोसिना की बात में ही गुजरी। 30 वर्ष पहले न्यूयॉर्क शहर के 10वें एवेन्यू में, जहां अधिकतर इटालियन ही रहते थे, फिलोसिना नर्स का काम करती थी। वहां की औरतें तो हमेशा ही गर्भवती रहती थीं, इसलिए उसका व्यवसाय खूब चलता था। एक बार जब डिलीवरी के एक कठिन केस में कुछ डॉक्टर ने दखलंदाजी की कोशिश की थी तो उन्हें उल्टे फिलोसिना से बहुत सी बातें सीखने को मिली थीं। उसका पति, जिसका निधन हो चुका था, उन दिनों एक परचून की खूब चलती दुकान का मालिक था।
वह जुआ खेलने का बहुत शौकीन था, इसलिए भविष्य के लिए उसने कुछ भी बचाकर नहीं रखा हुआ था। फिर 30 वर्ष पहले ही एक रात को बुरा भला कहते हुए फिलोसिना ने बताया कि उस रात जब सभी सज्जन लोग सो चुके थे तो फिलोसिना के दरवाजे पर किसी ने आहट की। वह तनिक भी नहीं घबराई, क्योंकि उस गुनाहगार दुनिया में कदम रखने के लिए बच्चे ऐसे उटपटांग समय ही चुना करते थे। उसने कपड़े पहने और दरवाजा खोला। बाहर लूका ब्रासी खड़ा था। उसकी प्रसिद्धि उन दिनों भी कम नहीं थी। सारा क्षेत्र उसके नाम से कांपता था। ये भी सब जानते थे कि वह विवाहित नहीं था, इसलिए फिलोसिना डर गई। वह समझी कि शायद उसके पति से कभी लूका ब्रासी की किसी बात को न मानने की गलती हो गई थी और उसके पति को उसी गलती की सजा देने के लिए इतनी रात गए लूका ब्रासी वहां पहुंचा था। लेकिन ब्रासी वहां उसी काम से आया था जिस काम से और लोग इतनी रात गए फिलोसिना का दरवाजा खटखटाते थे। उसने बताया कि एक औरत का बच्चा होने वाला था। उस औरत का घर उस क्षेत्र से काफी दूर था और वह उसे लेने आया था। फिलोसिना को तुरंत अनुभव होने लगा था कि कोई गड़बड़ थी। उस रात ब्रासी का क्रूर चेहरा एक पागल आदमी जैसा लग रहा था। ऐसा लगता था कि उस पर शैतान सवार था। उसने विरोध करना चाहा कि वो उन्हीं औरतों के बच्चे जनवाती थी जिनके केस की उसे जानकारी होती थी, लेकिन ब्रासी ने एक मुट्ठी भर नोट उसके हाथ पर रख दिए और बड़ी बेरुखी से उसे अपने साथ चलने का आदेश दिया। भय की आंचका से उसने अस्वीकार नहीं किया। गली में एक फोर्ड कार खड़ी थी जिसका ड्राइवर भी ब्रासी की ही तरह का था। उन्हें लॉन्ग बीच आइलैंड सिटी में पुल के पार के एक स्थान तक पहुंचने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगा। वह 2 पोर्शनों वाला मकान था, लेकिन तब प्रत्यक्षतः वहां ब्रासी और उसका दल ही रहता था, क्योंकि किचन में कुछ और बदमाश भी उपस्थित थे जो ताश खेल रहे थे और शराब पी रहे थे। ब्रासी फिलोसिना को पहली मंजिल के एक बेडरूम में ले गया। वहां पलंग पर एक सुंदर नवयुवती लेटी थी जो देखने में आयरिश लग रही थी। उसका चेहरा पुता हुआ था, उसके बाल लाल रंग के थे और उसके पेट खूब फूला हुआ था। लड़की बेचारी बहुत भयभीत थी। ब्रासी को देखते ही उसने आतंकित भाव से मुंह फेर लिया। ब्रासी के क्रूर चेहरे पर उस समय घृणा के जो भाव उभरे उनसे फिलोसिना ऐसी भयभीत हुई जैसी वह जीवन में कभी नहीं हुई थी। लंबी कहानी को संक्षेप में कहा जाए तो ब्रासी उस कमरे से बाहर निकल गया। उसके 2 आदमियों ने मेरी सहायता की और बच्चा पैदा हो गया। तब तक वह नवयुवती हार थक गहरी नींद सो चुकी थी। ब्रासी को बुलाया गया। फिलोसिना ने नवजात शिशु को एक तौलिए में लपेट दिया था। उसके बच्चे को ब्रासी के सामने किया और बोली, यदि तुम इसके पिता हो तो इसे संभालो। मेरा काम पूरा हुआ। ब्रासी ने कहर भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दीवानगी के भाव थे। हाँ, मैं इसका पिता हूँ। वह बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी नस्ल का कोई पिल्ला जिंदा रहे। इसे नीचे तहखाने में ले जाओ और भट्ठी में झोंक दो। एक क्षण को फिलोसिना ने सोचा कि शायद उसने ब्रासी की बात को ठीक से नहीं सुना था। वह नस्ल शब्द के प्रयोग से बहुत उलझन में पड़ गई। ब्रासी ने यह बात क्या इसलिए कही थी क्योंकि लड़की इटालियन नहीं थी, या इसलिए क्योंकि लड़की किसी बहुत छोटी जाति की थी, वेश्या, या वह ये कहना चाहता था कि अपने वीर्य से पैदा हुए बच्चे को वह जीवित रहने का अधिकार देना नहीं चाहता था। फिर उसे विश्वास होने लगा कि वह कोई क्रूर मजाक कर रहा था। वह बोली, बच्चा तुम्हारा है, जो जी में आए करो। और उसने बच्चा उसे देने की कोशिश की। तभी हारी थकी नवयुवती जाग गई। उसने करवट बदलकर उनकी ओर देखा। उसी क्षण उसने ब्रासी को बच्चे को वापस फिलोसिना की तरफ लौटाते हुए देखा। वह कमजोर स्वर में बोली, लूक, लूक, मैं क्षमता मांगती हैं। ब्रासी ने उस युवती को देखा। बड़ा भयंकर दृश्य था। वे दोनों 2 पागल हुए जानवर लग रहे थे। इंसान नहीं थे वे। दोनों की ही दृष्टियां घृणा से जल रही थीं। उस समय उन दोनों के बीच अगर किसी चीज का अस्तित्व था तो केवल घृणा का। उस क्षण नवजात शिशु का भी अस्तित्व उनकी निगाहों में नहीं था। इसके बावजूद कहीं एक अजीब से अनुराग का भी समावेश था, बड़े अप्राकृतिक अनुराग का। ब्रासी वापस फिलोसिना की तरफ घुमा और तीखे स्वर में बोला, जो मैं कहता हूँ करो, मैं तुम्हें धनी बना दूंगा। घबराहट में फिलोसिना के मुंह से बोलना फूटा।
उसने इनकार में सिर हिलाया। अंत में वह बड़ी कठिनाई से फुसफुसाती हुई बोल पाई, ये काम तुम ही करो। बाप तुम हो, तुम्हारी मर्जी है जो तुम करो। लेकिन ब्रासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी जगह अपनी कमीज के भीतर से उसने चाकू निकाल लिया। मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, वह बोला। तब शायद वह घबराहट से निर्जीव हो गई थी, क्योंकि अगली बात उससे यही याद थी कि वे सब बिल्डिंग में बने तहखाने में लोहे की भट्टी के पास खड़े थे। कंबल में लिपटा बच्चा अभी फिलोसिना उठाए थी। बच्चे के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली थी। शायद एक आदमी ने भट्टी का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि अब आग दिखाई दे रही थी। फिर उस गर्म बदबूदार तहखाने हमें अब ब्रासी के साथ अकेली खड़ी थी। ब्रासी ने अपना चाकू फिर निकाल लिया था। इस बात में कोई संदेह की आशा नहीं थी कि वो उसकी हत्या कर सकता था। भट्टी में आग भभक रही थी, वैसी ही आग ब्रासी की आंखों में जल रही थी। उस समय उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं, शैतान का लग रहा था। उसने फिलोसिना को भट्टी के खुले दरवाजे की तरफ धक्का दिया। कहानी के उस मोड़ पर पहुंचकर फिलोसिना चुप हो गई। उसने अपने सूखे हाथ अपनी गोद में रख लिए और माइकेल की तरफ देखा। माइकेल समझ गया वह क्या चाहती थी। वह चाहती थी कि जो कुछ उसे करना पड़ा था, वह उसे अपने मुंह से नहीं कहना पड़े। उसने धीरे से पूछा, तुमने जो ब्रासी कहता था, किया? फिलोसिना ने स्वीकृति से सिर हिलाया। कई बार भगवान का नाम लेने के बाद और एक और गिलास शराब को पीने के बाद वह अपनी कहानी आगे सुनाने के लिए तैयार हो पाई। उसे ढेर सारे रुपये दिए थे और उसे वापस घर भेज दिया गया था। वह जानती थी कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में अपनी जुबान से एक शब्द भी कहने से उसकी जान जा सकती थी। लेकिन 2 दिन बाद ब्रासी ने बच्चे की आयरिश मां की भी हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भय से जड़ हुई फिलोसिना गॉडफादर के पास पहुंची और उसे सारी कहानी कह सुनाई। गॉडफादर ने उसे चुप रहने का आदेश दिया और कहा कि वह सब संभाल लेगा। उस समय तक ब्रासी अभी डॉन कार्लोन के लिए काम नहीं करता था। इससे पहले कि डॉन कार्लोन कुछ कर पाता, ब्रासी ने एक कांच के टुकड़े से अपना गला काटकर जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की। उसको जेल में कोठरी से निकालकर जेल के अस्पताल में भेज दिया गया। जब तक वह ठीक हुआ तब तक डॉन कार्लोन ने सब प्रबंध कर लिया था। पुलिस ब्रासी के विरुद्ध अदालत में कुछ भी साबित न कर सकी। लूका ब्रासी को बरी कर दिया गया। डॉन कार्लोन के इस आश्वासन के बावजूद कि उसे न लूका ब्रासी कुछ कहेगा और न पुलिस, फिलोसिना के मन को शांति न थी। उसका दिलो दिमाग सब हिल गया था और अब वह अपना व्यवसाय कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाती थी। अंत में उसने अपने पति को इस बात को लिए मना लिया कि वह अपनी परचून की दुकान बेच दे। वे इटली लौट आए। उसका पति अच्छा व्यक्ति था। फिलोसिना ने उसे सब कुछ बता दिया था और उसे अपनी पत्नी से पूरी सहानुभूति थी। लेकिन वह एक निर्बल व्यक्ति था। अमेरिका में उसने जो धन कमाया था, वह सब इटली में आकर नष्ट कर दिया। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद फिलोसिना को नौकरानी का काम करना पड़ा। इस प्रकार फिलोसिना ने अपनी कहानी पूरी की। उसने मदिरा का एक गिलास और पिया और माइकेल से बोली, भगवान करे तुम्हारे पिता की बहुत प्रसिद्ध हो। मैं जब भी जरूरत अनुभव करती हूँ, वो मुझे पैसा भेज देता है। उसने मुझे ब्रासी से बचाया था। उसे कहना कि मैं हर रात उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ और कहना कि वह मरने से कभी न डरे। क्या इसकी कहानी सच है? उसके चले जाने के बाद डॉन तोमासिनो ने माइकेल से पूछा। माफियोसो ने हमें सिर हिलाया। शायद यही कारण था। माइकेल ने सोचा जो कोई भी उसे वह कहानी सुनाने को तैयार नहीं होता था। क्या कहानी थी? दूसरी सुबह उस बारे में माइकेल डॉन तोमासिनो से फिर बात करना चाहता था, लेकिन उसे मालूम हुआ कि उसे एक विशेष संदेह मिला था जिसके कारण वह तुरंत पालेर्मो रवाना हो गया था। उस शाम को डॉन तोमासिनो जब वापस लौटा तो आते ही वह माइकेल को एक तरफ ले गया। उसने बताया कि अमेरिका से बहुत बुरा समाचार आया है। समाचार सुनाते हुए भी उसका दिल धड़क उठता था। सांतिनो कार्लोन को मार दिया गया था।